गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और जो चीज़ें मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ, जो कंटेंट मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है वो कंटेंट भी आपको पसंद आ रहा होगा और रेगुलर आप वीडियो ले रहे होंगे। और आपको ये भी पता है दोस्तों, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों प्लांट किंगडम, यानी दोस्तों पादप जगत। और पादप जगत का जो टॉपिक है हमारा वो चल रहा है दोस्तों पादपों में परिवहन। जैसे जल का परिवहन होता है, प्रकाश का होता है, बाष्पोत्सर्जन होता है, वो सारी चीज़ें, विसरण, परासरण, ये सारी चीज़ें हमारी चल रही हैं। जिसमें दोस्तों विसरण और परासरण से रिलेटेड मैं वीडियो आपके लिए डाल चुका हूँ, यानी करा चुका हूँ। और आज जो हमारा है टॉपिक वो है दोस्तों बाष्पोत्सर्जन, यानी पादपों में जो ट्रांसविरेशन जो होता है वो किस प्रकार से होता है, उसके ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक है हमारा दोस्तों बाष्पोत्सर्जन, यानी दोस्तों ट्रांसपीरेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों ये ट्रांसपीरेशन कहते किसे हैं, यानी बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि पौधों के वायवीय भागों में शुद्ध जल का बाष्प के रूप में उड़ना क्या कहलाता है दोस्तों, बाष्पोत्सर्जन। जैसे दोस्तों हम खेतों में पानी लगाते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपने किसान परिवार से होंगे जो अपने खेतों में पानी लगाते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है, आप जो पानी लगाते हो ऐसा थोड़ी सारे के सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है वो, और एब्जॉर्ब भी करता है कोई भी पौधा। तो क्या होता है दोस्तों, कुछ पानी जो है दोस्तों वो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा, यानी दोस्तों ट्रांसपीरेशन के द्वारा जो है वातावरण में रिलीज हो जाता है, कुछ पादपों के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है। और वो किस रूप में होता है दोस्तों, प्रकाश की सहायता के द्वारा जो है दोस्तों वो होता है। और किस रूप में होता है, ये बाष्प के रूप में। और बाष्प के रूप में होता है, इसलिए दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, बाष्पोत्सर्जन। तो ये होता है दोस्तों आपका बाष्पोत्सर्जन। अगर हम दूसरे शब्दों में बाष्पोत्सर्जन की बात करें तो वह प्रक्रिया है जिसमें पादप सतह से जल बाष्प के रूप में उड़ता है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, जल पौधों में अस्थायी होता है, यानी स्थायी नहीं होता। स्थायी किसे कहते हैं, जो परमानेंटली पादपों में रहे, और अस्थायी जो परमानेंटली पादपों में ना रहे। अब परमानेंटली क्यों नहीं है दोस्तों, अस्थायी क्यों नहीं है, अस्थायी क्यों है, क्यों दोस्तों जब हम पानी डालते हैं वृक्ष में तो क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा वो उड़ जाता है, तो इसलिए तो अस्थायी है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जल की पर्याप्त मात्रा बाष्प के रूप में पत्ती की निम्न सतह पर उपस्थित रंध्रों के माध्यम से निष्कासित हो जाती है। किसके द्वारा दोस्तों, पादपों की जो पत्तियां होती हैं उनमें छोटे 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 पोर्स पाए जाते हैं, यानी दोस्तों छिद्र पाए जाते हैं। और उन्हीं छिद्रों के द्वारा दोस्तों वृक्ष जो है, पादप जो है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है। यानी दोस्तों बाष्पोत्सर्जन की अहम भूमिका होती है दोस्तों, पत्ती की अहम भूमिका होती है बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में। आगे हम चलते हैं दोस्तों, पत्ती में बाष्पोत्सर्जन द्वारा हुई जल हानि की क्षतिपूर्ति जड़ से परिवहन द्वारा हुई नई आपूर्ति द्वारा होती रहती है। जो जल निकलता है पत्तियों के द्वारा, तो उतना जितना जल निकलता है दोस्तों पत्तियों द्वारा, उतना ही जल जो है दोस्तों उस पादप के जड़ों द्वारा जो है अवशोषित कर लिया जाता है। तो इसलिए वहाँ पर जो है पानी की पूर्ति होती रहती है। आगे हम बात करें दोस्तों, इसमें यहाँ पर दिया गया है, वास्तव में पत्ती की कोशिकाओं से जल के बाष्पित होने से कर्षण उत्पन्न होता है, जो जल को दारू यानी दोस्तों जाइलम से खींचता है। यानी कि दोस्तों जो जाइलम है उसका कार्य क्या है, जाइलम को दारू भी बोलते हैं, और जाइलम का कार्य क्या है दोस्तों, जल का परिवहन करना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट आपको याद रखना है बाष्पोत्सर्जन के बारे में, कि इस प्रकार बाष्पोत्सर्जन की क्रिया जड़ से पत्तियों तक जल के ऊपर की ओर पहुंचने में सहायक है। किसके द्वारा दोस्तों, जाइलम के द्वारा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अनुकूलतम अवस्थाओं में पत्ती द्वारा उसके भार के समान जल के बाष्पोत्सर्जन में एक
घंटे से भी कम समय लगता है। जितना पत्ती का भार है उतना ही उसके द्वारा जो जल जो है बाष्पित किया जाता है, तो उतना, तो वो जल जो है उसे जो है बाष्पोत्सर्जन करने में, बाष्पित करने में उस पत्ती को कितना समय लगता है दोस्तों? 1 घंटे से भी कम समय लगता है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, एक वृक्ष अपने जीवन काल में औसतन लगभग दोस्तों अपने भार का 100 गुना जल जो है बाष्पित करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। आगे हम चलते हैं दोस्तों, पादप द्वारा अवशोषित जल का 1 से 2% भाग ही प्रकाश संश्लेषण या अन्य उपापचयी क्रियाओं में उपयोग होता है। कितना दोस्तों? 1 से 2%। आगे हम चलते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है कि बाष्पोत्सर्जन में जल का वाष्प बनकर उड़ने के अलावा ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान पत्तियों में उपस्थित छोटे छिद्रों के द्वारा होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? स्टोमेटा, यानी दोस्तों रंध्र। यानी दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये किस प्रकार से मिलता है दोस्तों? पत्तियों के रंध्रों के द्वारा। और ऑक्सीजन जो है हमें दोस्तों वृक्ष पादपों के लिए किससे प्राप्त होता है? जल से। आगे हम देखते हैं दोस्तों, सामान्यतः ये रंध्र दिन में खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, रंध्र का बंद होना और खुलना रक्षक कोशिकाओं की स्फीति में बदलाव से होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि कर्टिस नामक वैज्ञानिक ने बाष्पोत्सर्जन को आवश्यक बुराई कहा है। किसने दोस्तों? कर्टिस नामक वैज्ञानिक। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि बाष्प उत्सर्जन यानी दोस्तों पुल प्रेशर यानी खिंचाव के कारण ही पादपों में मृदा से जल अवशोषण एवं रसारोहण की क्रिया होती है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, बाष्पोत्सर्जन एक दोस्तों निष्क्रिय अभिक्रिया है यानी प्रक्रिया है। और अगला पॉइंट है दोस्तों, पादपों में रंध्रों के पास 2 रक्षक कोशिकाएं एवं 2 से 4 सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी दोस्तों? 2 रक्षक कोशिकाएं होती हैं रंध्रों के पास में और 2 से 4 सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि द्विबीजपत्री पादपों की रक्षक कोशिकाएं बीन शेप्ड यानी दोस्तों किसके आकार की होती है? किडनी के आकार की वृक्काकार होती हैं, जबकि एक बीजपत्री पादपों में रक्षक कोशिकाएं डंबलाकार होती हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, बीन शेप्ड किसे कहते हैं? जैसे आपने इस प्रकार से होता है, और डंबलाकार किस प्रकार से होता है दोस्तों? ये आपका डंबल के आकार का हुआ, इस प्रकार से ये डंबलाकार हुआ, तो इस प्रकार से होती हैं। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों, शुष्क क्षेत्रों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होती है, ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए कुछ पॉइंटों को हम आगे समझते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि लेविट ने बाष्पोत्सर्जन की क्रिया विधि को समझाने के लिए एक्टिव पंप सिद्धांत या दोस्तों सोडियम पोटेशियम आयन पंप सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आपसे पूछा जाता है कि सोडियम पोटेशियम आयन पंप सिद्धांत किसने दिया या एक्टिव पंप सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था दोस्तों लेविट नाम के वैज्ञानिक थे। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, कैम पादपों में रंध्र स्कोटो एक्टिव प्रकार के होते हैं जो दिन में बंद रहते हैं और रात्रि में खुलते हैं, जिससे बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि कम होती है। कैम पादप क्या है दोस्तों? जो कि आपके मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो है आपका बाष्पोत्सर्जन क्रिया अधिक होती है। और बाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होगी तो क्या होगा दोस्तों? वो वृक्ष जो है अगर दिन में बाष्पोत्सर्जन क्रिया करेंगे तो वो क्या है दोस्तों? सूख जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो रात्रि में उनके रंध्र खुलते हैं और रात्रि में ही वो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। जिसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों जैसे नागफनी, बिगोनिया, अगेव, ब्रायोफिल्लम, जिसे हम दोस्तों पत्थर चट्टा कहते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि जलोद्भिद पादपों में रंध्र नहीं पाए जाते, अर्थात इनमें बाष्पोत्सर्जन नहीं होता। आगे हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सारे पॉइंट। पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर को गैनोंग पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? गैनोंग पोटोमीटर के द्वारा। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, रंध्र खुलने व बंद होने के लिए कौन जिम्मेदार है दोस्तों? एक तो आपको साइटोकाइनिन हार्मोन जिम्मेदार है, एक पोटेशियम आयन। क्या दोस्तों? साइटोकाइनिन हार्मोन और पोटेशियम आयन। अगला पॉइंट है दोस्तों, रंध्रों का खुलना सक्रिय प्रक्रिया है जबकि बंद होना एक
निष्क्रिय प्रक्रिया है। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं, बात करते हैं दोस्तों हम बाष्प उत्सर्जन के प्रकार के। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपके लिए बता दिए हैं बाष्प उत्सर्जन के बारे में। अब बात करेंगे दोस्तों बाष्प उत्सर्जन के प्रकार के बारे में। तो देखिए दोस्तों बाष्प उत्सर्जन जो होता है आपका मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। जैसे पहला हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों पत्रीय बाष्प उत्सर्जन, यानी दोस्तों पर्ण रंध्रीय बाष्प उत्सर्जन, जो कि पत्तियों के द्वारा होता है। और पत्रीय बाष्प उत्सर्जन लगभग 80 से 90% पत्तियों पर उपस्थित रंध्रों के द्वारा होता है। दूसरा है दोस्तों उपत्वचीय बाष्प उत्सर्जन। तो देखिए दोस्तों उपत्वचीय बाष्प उत्सर्जन क्या होता है, यह पौधों की त्वचा या दोस्तों छाल द्वारा होता है। इससे कुल जल की लगभग 3 से 8% हानि होती है। अगला जो टाइप है वो है आपका दोस्तों बात रंध्रीय बाष्प उत्सर्जन। तो यह किसके द्वारा होता है दोस्तों, काष्ठीय तने या कुछ फलों में बातरंध्र पाए जाते हैं और इन बातरंध्रों के द्वारा बाष्प उत्सर्जन होता है, परंतु जल की हानि जो है दोस्तों बहुत कम होती है। और एक होता है दोस्तों बिंदु स्राव, जिसे हम दोस्तों घटेशन कहते हैं। तो बिंदु स्राव जो है सामान्यतः दोस्तों रात्रि के समय में होता है, जिसमें इसमें क्या होता है दोस्तों पत्तियों के किनारों से जल बूंद बूंद के रूप में निकलता है और बिंदु स्राव के द्वारा निकलने वाले जल में कुछ कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ भी मौजूद होते हैं। तो ये भी दोस्तों ग्रुप डी 2022 में पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों बाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी बाष्प उत्सर्जन जो है उसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो जिसमें फर्स्ट है दोस्तों प्रकाश की तीव्रता, ये पूछा जा चुका है दोस्तों, ये वाला पॉइंट ग्रुप डी 2022 में ही, तो आपको ये भी आपको याद रखना है। जैसे पहला है दोस्तों प्रकाश की तीव्रता, यानी दोस्तों प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से बाष्प उत्सर्जन की दर बढ़ती है। दूसरा है दोस्तों तापक्रम, तापक्रम बढ़ने से भी बाष्प उत्सर्जन की दर बढ़ती है। आर्द्रता, आर्द्रता बढ़ने से भी बाष्प उत्सर्जन की दर जो है घटती है। और एक होता है दोस्तों वायु, यानी दोस्तों वायु गति तेज होने पर बाष्प उत्सर्जन क्रिया जो होती है दोस्तों तीव्र गति से होती है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम आगे बात करेंगे दोस्तों घटेशन के बारे में। डिटेल में हम इसे समझेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, यानी दोस्तों बिंदु स्राव के बारे में। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, यह नमी युक्त दशाओं में होता है। और आपको पता है दोस्तों बिंदु स्राव होता है रात्रि के समय, तो उस समय नमी होती है, तो इसलिए दोस्तों ये नमी युक्त दशाओं में होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों रात्रि के समय जब बाष्प उत्सर्जन की दर कम हो जाए और जल अवशोषण की दर अधिक हो जाए तो पत्तियों के किनारे से जल की हानि बिंदु स्राव कहलाता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों बिंदु स्राव से निकला जल शुद्ध नहीं होता, यह जाइलम शेप होता है, इसमें जल एवं खनिज लवण होते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों बिंदु स्राव की प्रक्रिया जल रंध्रों से होती है जो हमेशा खुले रहते हैं। और इससे अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि बिंदु स्राव की घटना मूल दाब यानी दोस्तों पुष्प प्रेशर के कारण होता है। और इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं दोस्तों बिंदु स्राव जिसमें सबसे ज़्यादा किस किस में होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे गेहूँ, घास, जौ, स्ट्रॉबेरी, टमाटर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। और दोस्तों अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को दोस्तों लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। अब चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। आगे हम समझते हैं दोस्तों रस स्राव के बारे में, यानी दोस्तों ब्लीडिंग के बारे में। यानी दोस्तों रस स्राव क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे कि रस स्राव होता क्या है। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि पादप के क्षतिग्रस्त भागों से द्रव की हानि रस स्रावण कहलाता है। जैसे दोस्तों आक के पौधों को तोड़ने पर द्रव की हानि होती है। थोड़ा आक के पौधे को जब हम तोड़ते हैं, उनकी पत्तियों को तोड़ते हैं, तो क्या होता है दोस्तों एक वाइट कलर का यानी सफ़ेद कलर का जो है लिक्विड निकलता है, तो रस स्राव ही है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों दक्षिण भारत में ताड़ वृक्ष में कट लगाकर जो है
टोड़ी प्राप्त की जाती है। टोड़ी यानी दोस्तों ताड़ के वृक्ष से जो शराब प्राप्त किया, ताड़ से वृक्ष से एक शराब भी बनाई जाती है, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों टोड़ी। जो पेय पदार्थ होता है यह मूल दाब के कारण होता है। किसके कारण दोस्तों? मूल दाब के कारण। तो ये दोस्तों रस शराब की थोड़ी सी जानकारी थी, ये आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखने हैं। जिसमें पहला है दोस्तों, जाइलम के द्वारा जल का परिवहन जड़ों से ऊपर की ओर एक दिशीय होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। कैसा होता है दोस्तों? एक दिशीय, ये आपको याद रखना है। जाइलम द्वारा जल ऊपर चढ़ना रसारोहण कहलाता है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, फ्लोएम द्वारा भोजन को पत्तियों से पादपों के अन्य भागों की ओर बहुदिशीय प्रवाहित किया जाता है। यानी दोस्तों फ्लोएम द्वारा जो भोजन जो होता है भोजन को पत्तियों से पादपों के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है, तो वो किस प्रकार की दिशा होती है दोस्तों? बहुदिशीय है। लेकिन जल का जो ऊपर चढ़ना जो है पादपों में, वो होता है दोस्तों एक दिशीय। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे हम चलते हैं दोस्तों, जल परिवहन के पथ के आधार पर ये दोस्तों दो प्रकार का परिवहन होता है। जिसमें पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि कोश का भित्ति या अंतरकोशीय अवकाशों वाले अजैविक भाग से जल एवं खनिजों का परिवहन एपोप्लास्ट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? एपोप्लास्ट। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए बता चुका हूँ कि एपोप्लास्ट कहलाता है यानी कोश का भित्ति या अंतरकोशीय अवकाशों वाले अजैविक भाग से जल एवं खनिजों का परिवहन एपोप्लास्ट कहलाता है। वहीं अगला पॉइंट आपको याद रखना है, कोश का द्रव्य या जीव द्रव्य या प्लाज्मोडेस्मेटा वाले जैविक भाग से होने वाला परिवहन जो है सिम्प्लास्ट कहलाता है। यानी कोश का भित्ति के द्वारा हो तो ये होगा आपका एपोप्लास्ट, और जीव द्रव्य यानी कोश का द्रव्य के द्वारा हो तो ये होगा दोस्तों सिम्प्लास्ट। और अगला पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, जाइलम द्वारा एपोप्लास्ट एवं सिम्प्लास्ट दोनों पथों पर निष्क्रिय रूप से परिवहन होता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, खनिज लवणों का एपोप्लास्ट में परिवहन निष्क्रिय जबकि सिम्प्लास्ट में परिवहन सक्रिय होता है। तो ये था दोस्तों आज का आपका टॉपिक वाष्प उत्सर्जन, और मुझे उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, कंटेंट आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अभी तक जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।